दोस्तों बहुत सारी कविताएं आपने पढ़ी होगी, गुड़गांव की आवाज़ रेडियो पे आपने काव्यालय प्रोग्राम में भी कविताएं सुनी होगी, लेकिन क्या वो कविताएं आपने कभी सोचा है कि किसने लिखी होगी? बहुत सारे कवि, बहुत सारे कवियों के नाम आपको पता होगा, लेकिन अगर कवि प्रोग्राम में आ जाए तो फिर बात ही अलग होती है ना। जो खुद लिखते भी हैं, खुद सुनाते भी हैं, और इसी तरह के प्रोग्राम शायद आप सुनना भी चाहेंगे। इसीलिए हम लेकर आए हैं आपके लिए खास प्रोग्राम, यानी काव्यालय प्रोग्राम, जिसमें हमारे साथ कवि लेखिका हमारे साथ में हैं। तो नमस्कार दोस्तों, प्रोग्राम में हूँ मैं शर्मिला और हमारे साथ हैं सुनिंदर कौर जी। तो मैम बहुत बहुत स्वागत है गुड़गांव की आवाज़ रेडियो पे। धन्यवाद जी। और ममता करवाल जी भी हमारे साथ में हैं। और दोस्तों को बताना चाहेंगे ये लाइव प्रोग्राम है, और इस लाइव प्रोग्राम में आप भी जुड़ सकते हैं, कॉल कर सकते हैं। और अगर आप बात करना चाहते हैं सुनिंदर कौर जी से तो ज़रूर कॉल कीजिएगा और इस प्रोग्राम का हिस्सा बनिएगा। नंबर होगा 8800475080, यानी कि 8800475080, और दूसरा नंबर होगा 9873551078। आज है 12 जून 2026 और समय की बात करूं तो 11:03 हो चुके हैं। ममता जी का भी बहुत बहुत स्वागत है। और दोस्तों को बताना चाहेंगे कि ममता जी के साथ में ही सुनिंदर कौर जी आई हैं। ममता जी ने कोशिश की, उनसे बातचीत की और उनको लेकर आए हैं। तो थैंक यू ममता जी, सुनिंदर कौर जी को यहाँ तक लाने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद शर्मिला जी। नमस्कार सभी को, सभी सुनने वालों को। गुड़गांव की आवाज़, मेरा ढेर सारा प्यार और आज का अभिनंदन। जैसे कि शुरुआत करेंगे, मैं थोड़ा सा आपको हमारी जो आज माननीय हमारी मेहमान हैं उनके बारे में थोड़ा सा उनका जिक्र करना चाहूँगी मैं। जिनकी कलम से संवेदनाएं स्वर पाती हैं, जिनकी कविताओं से भावनाएं जीवत हो उठती हैं, ऐसी सम्माननीय श्रीमती सुनिंदर कौर जी का आज हम गुड़गांव की आवाज़ रेडियो स्टेशन पर स्वागत करते हैं। बहुत बहुत स्वागत हो आपका मैम। धन्यवाद। सुनिंदर कौर जी, काफ़ी कविताएं हम भी पढ़ते हैं, हमारे श्रोताओं भी पढ़कर सुनाते हैं और सुनते भी हैं, लेकिन आज हमें बहुत ही अच्छा लग रहा है कि आप यहाँ पर आए हैं। तो इतनी सारी किताबें मैं देख रही हूँ, आपके हाथ में भी किताब है और टेबल पर भी किताबें रखी हुई हैं, है ना। तो ये जो शौक है, ये कब से शुरू हुआ? कौन सी ऐसी उम्र थी जिसमें आपको कविता लिखने का शौक शुरू हो गया? ये शौक तो मैडम मुझे बचपन से ही हो गया जी, क्योंकि मेरा परिवार जो है वो साहित्यिक परिवार है। मेरे फादर जो थे वो भी कविता लिखते थे, आर्टिस्ट थे जी। मेरे हस्बैंड भी कवि थे जी। और हमारे घर में जब मैं छोटी थी तो बहुत सारा ही कवि सम्मेलन होते रहते थे। मशहूर कवि अमृता प्रीतम, शिव कुमार बटालवी वगैरह सब लोग आते थे जी। तो जैसे सुनती थी तो शौक तो था शुरू से लिखने का, लेकिन 9th 10th में जाके मैंने थोड़ा थोड़ा लिखना शुरू किया जी। हालांकि वो सब लोग पंजाबी में लिखते थे, लेकिन क्योंकि मेरा मीडियम हिंदी था तो मैंने फिर हिंदी में लिखना शुरू किया। और एक बात मैं ये मानती हूँ कि भाषा से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, अपनी भावना हमें अभिव्यक्त करनी है, चाहे भाषा कोई भी हो। बिल्कुल। मेन जो होता है पर्पज वो तो होता है कि हमें अपनी भावनाएं जो हैं वो अभिव्यक्त करनी है जी जी। तो मैं बचपन से ही सीखती आई हूँ, लिखती आई हूँ, लेकिन जो किताबें हैं काफ़ी लेट छपी मेरी, कुछ कारण बने रहे ऐसे जी जी। लेकिन मैं लिखती रही हूँ। मेरी ये हरी गंधा वगैरह मैगजीन्स में मेरी छपती थी। करनाल एक कलाकार लेखक मंडल था, वहाँ भी मैं स्टेज पे बोलती रही हूँ, लेकिन बस पिछले कुछ सालों से थोड़ा सा मौन हो गई थी कारण ऐसे बन गए थे कुछ, तो बस इसलिए। तो यहाँ पे सुनिंदर कौर जी, जो आपने जिक्र किया है कि आप 9th 10th से ही कविताएं लिखना आपने शुरू कर दिया था, तो स्कूल में जो आपके साथी होंगे, जो आपके टीचर होंगे, तो कोई ऐसी कविता जो आपने शुरुआत की हो और अभी भी 2 लाइनें याद हों? हाँ, मैं सुनाती हूँ आपको जी, याद रहेगा। ये कविता है जीवन। हाँ हाँ। ये जीवन अपने में अक्सर 2 रूप लिए होता है। क्या बात है। ये जीवन अपने में अक्सर 2 रूप लिए होता है, एक हम ही तक सीमित होता है, दूसरे को दुनिया देखती है। ये एकदम जायज़ बात है, बहुत जायज़ बात है। एक हम ही तक सीमित होता है, दूसरे को दुनिया देखती है। हाँ हाँ। ठीक उस कपड़े की तरह जिसका
सीधा तरफ दुनिया देखती है, उल्टी तरफ केवल पहनने वाला। ठीक उस कपड़े की तरह जिसकी सीधी तरफ दुनिया देखती है, उल्टी तरफ केवल पहनने वाला। बहुत सी वैसी इमेज जिन्हें बाहरी सजावट के लिए उल्टी तरफ सहन करती है। जी। सिलाई के लटके बहुत से धागे, अनसिला कपड़ा और बहुत सी सिवने जिन्हें बाहरी बनावट के लिए उल्टी तरफ सहन करती है। जी। इसी प्रकार हम अपना दुख, दर्द, तनाव सब सहन करके मुस्कुराते हुए दुनिया के सामने अपना खिलता हुआ चेहरा दिखाते हैं। हाँ, अपना रूप पेश करते हैं। जी। ये जीवन अपने में दो रूप लिए होता है। ऐसे करके ये मैंने बहुत पहले लिखी थी। खूबसूरत और बहुत ही सच्चाई भरी है कि जैसे कविता अपने लिए ही लिखी हो, है ना। क्योंकि होता है ना कि हम कोई भी पूछता है कि कैसे हो, हाँ सब बढ़िया है, लेकिन अंदर जो एक दर्द, एक खलबली चली रहती है ना, समाज के प्रति, परिवार के प्रति, या अपने शरीर में जो पेन है, बीमारियां हैं उसके प्रति, लेकिन हम दूसरों को जाहिर नहीं करते हैं। तो कहीं ना कहीं ये कविता मेरे को लगता है ऐसा ही महसूस करा रही है कि हम दूसरों को दिखावे के लिए एक स्माइल पेश करते हैं, हंसना शुरू कर देते हैं, है ना, या पूरा मेकअप वगैरह लगा के रखते हैं कि दूसरों को एकदम अच्छा दिखना चाहिए, लेकिन अंदर वाले वो जो धागे हैं, जो अंदर की कटिंग है, जो चुभन है, वो शायद अंदर ही रह जाते हैं। बहुत ही अच्छा लिखा है आपने, बहुत सुंदर। मुझे एक चीज़ बताइए सुनिंदर मैम जी कि आपका जो स्टडी बैकग्राउंड रहा, क्या वो भी साहित्य से जुड़ा रहा, या आपका क्या बैकग्राउंड था? आप आगे एज ए प्रोफेशन आपने क्या लाइन चूज़ करी और किस तरह से आपका रहा? ऐसे था कि एज ए प्रोफेशन तो मेरे पास फाइन आर्ट्स था, लेकिन क्योंकि हिंदी में मेरा शौक था तो मैंने ये एक्स्ट्रा हिंदी का एग्ज़ाम दिया। अच्छा। और उसमें मुझे डिस्टिंक्शन भी मिली। अच्छा जी। तो वैसे कैरियर मेरा फाइन आर्ट्स था। कैरियर वाइज आप फाइन आर्ट्स के एज ए टीचर आपने, हाँ। आपकी यूनिवर्सिटी में आपकी जॉब थी एज ए प्रोफेसर? हाँ, यूनिवर्सिटी में थे जी। बहुत खूबसूरत। तो जिस तरह से आपने बताया कि आपके परिवार में भी ऐसी तरह से माहौल था, आपके पिताजी भी लिखते थे, इन्हीं से जुड़े हुए थे, और आपने बचपन से आपको उन्हीं से प्रेरणा मिली और फिर आपने इस तरह से राइटिंग स्टार्ट करी, तो क्या आगे चलकर भी आपको परिवार से इसी तरह से सपोर्ट मिलता रहा? हाँ, क्योंकि मेरे हस्बैंड भी राइटर थे जी, तो सपोर्ट तो मिलता रहा मुझे जी, काफ़ी सपोर्ट। अब मैं बता रही हूँ कि करनाल में मैं थी, फिर मैं कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी में थी। यूनिवर्सिटी में भी जितने प्रोग्राम होते थे मुझे इनवाइट करते थे, और कभी कोई जजमेंट के लिए कर रहे हैं, कभी कुछ, कभी बस गुड़गांव आके मैं ये फर्स्ट टाइम कर रही हूँ। जी जी। यहाँ पे सुरिंदर जी, जैसे आपने बताया कि शादी के बाद भी मतलब ये कविता लिखने का सिलसिला जारी रहा, हाँ, जारी रहा, है ना। कैसे पता चला आपके परिवार वालों को, ससुराल वालों को, कि इनको कविता लिखने का शौक है, या आपको कैसे पता चला कि मेरे पति को भी कविता लिखने का शौक है, और कैसे तालमेल हुआ दोनों का? वो एक्चुअली मैं बता रही हूँ ना कि मेरे फादर पोइट थे, हाँ, तो वहाँ पे बहुत सारे पोइट्स इकट्ठे होते थे, आते रहते थे। अच्छा। तो उनमें ये भी आते थे। अच्छा। तो वहाँ से हमारा जैसे जान पहचान हुई जी जी, तो फिर हमारी शादी हो गई। वाह वाह वाह। तो कह सकते हैं ये लव और अरेंज दोनों हो सकते हैं। जी जी, चलिए। तो आपकी जैसे कविताएं जितनी भी हैं, क्या इनकी जो प्रक्रिया है वो किस प्रकार की होती है? मेन जो मेरा लिखने का आइडिया, एक तो मैं बच्चों के बारे में लिखती हूँ, अच्छा, दूसरा मैं रिश्तों के बारे में लिखती हूँ। अच्छा, अच्छा। क्योंकि मेरी जिंदगी में रिश्ते बहुत ज़्यादा अहमियत रखते हैं, तो रिश्तों के बारे में लिखती हूँ। वो जब भी मैं रिश्तों की कोई कविता सुनाती हूँ तो मुझे बहुत अप्रिसिएशन भी मिलती है जी, और मैं रिश्तों को बहुत अहम भी समझती हूँ। और दूसरा एक मेरा होता है ये सामाजिक सरोकार जी जी, कि सामाजिक जो प्रॉब्लम्स हैं, अंधविश्वास हैं, उनके ऊपर लिखती हूँ जी। और एक बात और है कि मेरी जो भाषा है वो बहुत ज़्यादा उलझी हुई नहीं होती। मैं ऐसा लिखती हूँ कि हर किसी को समझ आ जाए। वाह, बहुत बढ़िया जी जी। जैसे अभी आपने बात की सुरेंद्र जी की रिश्तों के बारे में, है ना, तो रिश्तों की अगर मैं बात करूं तो इतने सारे रिश्ते संभालने, आज की जनरेशन से अगर बात की जाए तो वो कहते हैं कि जी इतने रिश्ते हमसे नहीं संभाले जाते, है ना। तो क्या इन रिश्तों
में जब हम घुसते हैं, है ना, तो किस तरह से ऐसी कोई ट्रिक, ऐसी कोई कविता जो आपने लिखा हो रिश्तों के बारे में कि हाँ ये रिश्तों में कैसे आप टाइम दे सकते हो, कैसे आप रिश्तों को जोड़े रख सकते हो, तो ऐसा ही कुछ शायद मेरे को लगता है कि आपने रिश्तों के बारे में लिखा होगा। तो क्या आप सुनाएंगे हमारे श्रोताओं को, क्योंकि वेट कर रहे होंगे श्रोता, और श्रोताओं को कहना चाहेंगे ये लाइव प्रोग्राम है, कविता सुनने के बाद फीडबैक भी आप दे सकते हैं और हमारे साथ प्रोग्राम में जुड़ सकते हैं गुड़गांव की आवाज़ रेडियो पे। आज है 12 जून 2026। प्रोग्राम में हूँ मैं शर्मिला और हमारे साथ हैं ममता करवाल जी और लेखिका सुरेंद्र कौर जी। तो आप जरूर फीडबैक दीजिएगा। फिलहाल हम मैम से कविता सुनते हैं। ये है भिन्न भिन्न रिश्ते। जी। रिश्तों पर पड़ी वक्त की धूल को कभी कभी झाड़ते पोंछते रहना चाहिए। वाह। रिश्तों पर पड़ी वक्त की धूल को कभी कभी झाड़ते पोंछते रहना चाहिए। कहीं ऐसा न हो कि धूल की परतें इतनी गहरा जाएं कि रिश्ते अपनी पहचान खो दें। सही में। कहीं ऐसा न हो कि धूल की परतें इतनी गहरा जाएं कि रिश्ते अपनी पहचान खो दें। जी। कभी कभी कुछ रिश्तों से हम मुंह मोड़ चले आते हैं। कभी कभी कुछ रिश्तों से हम मुंह मोड़ चले आते हैं, परंतु जाने से पहले यदि बंद किवाड़ों को हल्के से छू लेते तो क्या पता अंदर की सांकल ही ना लगी हो। जी जी, बिल्कुल सही में। कभी कभी कुछ रिश्तों से हम मुंह मोड़ चले आते हैं, परंतु जाने से पहले यदि बंद किवाड़ों को हल्के से छू लेते तो क्या पता अंदर की सांकल ही ना लगी हो और उड़ के दरवाज़ों के पीछे खड़ा दूसरा भी कोई किवाड़ खुलने के इंतज़ार में सांस रोक के आंखें खोले तुम्हारी राह देख रहा हो। क्या बात है, क्या बात है, सच में बहुत खूब। कुछ रिश्ते आकाश में घूमते नक्षत्र की तरह मायावी होते हैं। कुछ रिश्ते आकाश में घूमते नक्षत्र की तरह मायावी होते हैं। उन्हें छू नहीं सकते, केवल एहसास कर सकते हैं। उन्हें भी भूलना नहीं चाहिए। सही में, उन्हें भी भूलना नहीं चाहिए। कुछ रिश्ते बेनाम होते हैं। कुछ रिश्ते बेनाम होते हैं, शीशे की तरह नाजुक होते हैं, जरा सी ठोकर से टूटकर बिखर जाते हैं। उन्हें दोबारा समेटा नहीं जा सकता। जी। उन्हें दोबारा समेटा नहीं जा सकता, पर हाँ उनकी किरचें जीवन भर चुभती रहती हैं। सच में। पर हाँ उनकी किरचें ताउम्र चुभती रहती हैं। रिश्तों से मुंह मोड़ना आसान है। रिश्तों से मुंह मोड़ना आसान है, उन्हें सहेजना मुश्किल है। रिश्तों को सहेज कर रखो, झाड़ते पोंछते रहो ताकि वे अपनी पहचान ना खो दें। जी। तो चलिए, रिश्ता बनाए रखिएगा। और ये कविता सुनने के बाद शायद काफ़ी एहसास हुआ होगा। राजकुमार जी वेट कर रहे हैं। राजकुमार जी, बहुत बहुत स्वागत है गुड़गांव की आवाज़ रेडियो पे। जी नमस्कार शर्मिला जी। जी। और मैडम सुरेंद्र कौर जी नमस्कार जी, आपको भी नमस्कार जी। और ममता जी को भी नमस्कार जी। बहुत बहुत नमस्कार राजकुमार जी। जी, आप गुड़गांव की आवाज पे कोई ना कोई एक बहुत ही बड़ी अच्छी शख्सियत को लेके आते हो जी। जी जी। जैसे कि आज सुरेंद्र कौर जी को सुनने को मिल रहा है जी, बहुत ही अच्छी इनकी कविताएं। बहुत जी राजकुमार जी। राजकुमार जी। जी, और जैसे कि इन्होंने एक कविता कपड़ों के बारे में बताई, साफ रखने चाहिए, या अंदर की जो कुंडी सांकल है उसको खोल के रखना चाहिए जी। जी। इन्होंने जो बताया, हमारा मन साफ होना चाहिए, जो अंदर कुंडी लगी हुई है उस सांकल को खोल के करना चाहिए। हमारी जिंदगी एकदम से साफ होनी चाहिए। जी बिल्कुल। जी, मैं सुरेंद्र कौर जी के लिए एक कविता सुनाना चाहूंगा जी। हाँ जी, सुनाइए। मैडम कोई भूल चूक हो तो बताना जी, मैं जी कहीं से पढ़ के सुनाऊंगा जी आपको। जी राजकुमार जी, प्रकाश जी भी वेटिंग में है, सुनाइए सर। जिंदगी नाम नहीं सांस लिए जाने का, जिंदगी नाम नहीं ऐश किए जाने का, जीवन भर यह आस रह गई, मन में अनबुझ प्यास रह गई। हर रिश्ते को पलकों पे सजाती हूँ मैं, हर रिश्ते को पलकों में सजाती हूँ मैं। औरतें रिश्तों की नजाकत को उठाती हूँ मैं। औरतें कभी आम के
दरिया जैसे तपन है, कभी बर्फ के झरने जैसी रवानी है। वेरी गुड, वेरी गुड जी। ये सुरेंद्र कौर जी, ये जैसी भी थी मैंने सुनाई अपनी आवाज में, लेकिन मैं आपकी आवाज को सुनूंगा आगे और आपसे कुछ सीखूंगा जी। जी, थैंक यू राजकुमार जी, जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। और प्रकाश जी का बहुत बहुत स्वागत है काव्यालय प्रोग्राम में। जी नमस्कार शर्मिला जी। जी नमस्ते सर, बहुत बहुत स्वागत। और जी सुरेंद्र कौर जी, ममता अग्रवाल जी, गुड़गांव दी आवाज भी तो बहुत बहुत लख लख स्वागत है जी। थैंक यू सो मच, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया कॉल करने के लिए। जी आप अपना सवाल पूछ सकते हैं। सवाल तो भैन जी देखो, थोड़ी आवाज बहुत ही सोहनी है और प्रोग्राम बहुत बढ़िया लग रहा है हमको। और एक आज मैं एक शायरी मैं भी गाऊंगा जी। बताइए। यार सुहाने पल कर दे हैं, यार सुहाने पल कर दे हैं, आज बह के गल कर दे हैं। गल सुनो झगड़े हो जांदे ने, बह के न यदा हल करने। आज बस अपनी अपनी करिए, आज बस अपनी अपनी करिए, घरा दी गल कल करने। वेरी नाइस, वेरी नाइस। बहुत बहुत धन्यवाद प्रकाश जी, आपने जो है हमारा इस काव्यालय में साथ दिया। जी थैंक यू प्रकाश जी, जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद जी। दोस्तों आप भी हमारे साथ जुड़ सकते हैं गुड़गांव की आवाज़ रेडियो पे, और आप भी अपनी कविता साझा करना चाहते हैं तो ज़रूर सुनाइएगा। और कोई फीडबैक देना चाहते हैं प्रोग्राम के बारे में तो भी आप कॉल कर सकते हैं। नंबर होगा 8800475080, यानी कि 8800475080, और दूसरा नंबर होगा 9873551078, यानी 9873551078। अभी ये लाइव प्रोग्राम है और आज है 12 जून 2026। समय की बात करूं तो 11:20 हो चुके हैं। हमारे साथ आज खास मेहमान हैं सुरेंद्र कौर जी, जो कि बहुत ही अच्छी लेखनी है उनकी, काफ़ी सारी किताबें हैं उनकी। आज हमारे बीच में है आप सबको कविता सुनाने के लिए और अपनी कविताओं के बारे में बातें साझा करने के लिए। ममता अग्रवाल जी भी हमारे साथ में हैं। रामकिशन जी हमारे साथ जुड़ गए हैं पालम विहार से। हेलो हेलो, बहुत बहुत स्वागत है रामकिशन जी गुड़गांव की आवाज़ रेडियो पे काव्यालय प्रोग्राम में। जी नमस्ते शर्मिला जी, और हमारे काव्यालय प्रोग्राम में सुरेंद्र कौर जी और ममता जी का भी बहुत बहुत धन्यवाद आने के लिए, और बड़े अच्छी कविताएं भी सुना रहे हैं। और ममता जी का तो कल भी प्रोग्राम था, शायद नूर जारा कुछ वो आ रहा था, हुनर के जादूगर में भी कल आवाज आ रही थी। बिल्कुल बिल्कुल आ रही थी सर, आप जुड़े ही नहीं हमारे साथ में। कल हमारे पंजाबी जो है फोक आर्ट के लिए हमने अपने जो है गेस्ट को बुलाया था। आज हमने काव्यालय प्रोग्राम के लिए अपने गेस्ट को आमंत्रित किया है। बहुत अच्छा जी, बहुत अच्छा। पंजाबी तो हम थोड़ी समझते हैं क्योंकि कभी दूसरी तीसरी में थोड़ा उड़ा के कुछ पढ़ा था थोड़ा सा, बस हमने पंजाबी के बस। फिर पंजाबी हट गई थी स्कूलों से। आपका कोई सुनिंदर कौर मैम जी के लिए कोई सवाल है तो आप पूछ सकते हैं। सवाल नहीं जी, मैं एक माँ के ऊपर 2-4 लाइनें सुनाना चाहता हूँ। जी सुनाए सर। हाँ जी। दुनिया में माँ के बेहतर हस्ती नहीं है कोई, दुनिया में माँ के बेहतर हस्ती नहीं है कोई, हंसाती रही सदा हमें भले वो खुद है रोई, मुश्किलों से बचाती है दुखों को दूर भगाती है, इसलिए तो मुझको मेरी माँ सबसे अधिक भाती है। सुबह सवेरे उठती है, काम को दिन भर करती है, इतनी मेहनत करने पर भी वो बिल्कुल नहीं थकती है। अच्छे इंसान बनाने के लिए हमको वो खूब सिखाती है, कभी लिखने को वो कहती है, कभी पाठ पढ़ाती है, अपनी खुशियों को त्याग कर पीड़ा से हमें बचाती है, इसलिए तो हर रिश्ते में माँ सबसे ऊंचा दर्जा पाती है। तो ये कविता मैं अपने, मेरा पोता 7th क्लास में पढ़ता है मोरिया स्कूल में, उसकी बुक में से पढ़ के सुनाया है जी। बहुत बहुत सुंदर, बहुत ही बढ़िया सुनाया आपने। थैंक यू जी कविता सुनाने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद रामकिशन जी प्रोग्राम में अपनी कविता साझा करने के लिए, फीडबैक देने के लिए। जी धन्यवाद आपका। जी नमस्ते जी। सुनिंदर मैम जी, अब मैं आपसे एक रहेगा मेरा अगला सवाल जो ये है कि आपको क्या लगता है कि आज के समय में समाज के अंतर्गत कविताओं की क्या भूमिका है, या वो किस तरह से भूमिका निभाती हैं? देखिए, जो साहित्य है पुरातन से लेकर आज तक भी वो हमारी भावनाओं से जुड़ा हुआ है।
तो अगर हम देखें तो उतना ही ये महत्वपूर्ण है जितना हमारा अपने जीवन में सांस लेना या अपने रिश्तों को निभाना। जी। साहित्य के द्वारा हम बच्चों को बहुत कुछ समझा सकते हैं, अंधविश्वास मिटा सकते हैं, बहुत कुछ कर सकते हैं। कई बार होता है कि बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो आप कहते रहो कोई फ़र्क नहीं पड़ता किसी को, लेकिन जब हम उसको लिख के या अचानक बच्चे पढ़ते हैं, अचानक कोई पढ़ता है तो उसका बहुत इफेक्ट पड़ता है। जी बिल्कुल। जी जी। इसलिए तो आपको कभी ऐसा हुआ है कि आपको जीवन काल में ऐसा कोई भी घटना या आपका ऐसा कोई अनुभव रहा हो जो आपको उसी समय फिर उस घटना के हिसाब से आपने ये बच्चों को लेकर एक कविता लिखी, ऐसा कोई अनुभव आपका आप साझा करना चाहेंगे? हाँ, बच्चों को लेकर हाँ, मैं एक मेरी कविता है वो एक्चुअली क्या है कि बच्चे अपनी भावनाएं जो है ना अभिव्यक्त नहीं कर पाते। कई बार बात करेंगे आधी बात छोड़ देंगे जी। कई बार वो कुछ कहना चाहते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि उनकी आंखों में कोई प्रश्न है लेकिन वो कह नहीं पा रहे। हाँ जी। अभिव्यक्त नहीं कर पा रहे। तो तब मैंने एक ये कविता लिखी थी अभिव्यक्ति। जी। अच्छा जी। कितना अच्छा होता यदि भावनाएं अपने को अभिव्यक्त करने में पूर्णतः समर्थ होती। वाह। कितना अच्छा होता यदि भावनाएं अपने को अभिव्यक्त करने में पूर्णतः समर्थ होती। मन से आंखों और आंखों से कागज़ पेंसिल तक के लंबे सफ़र में बहुत कुछ खो जाता है। मन से आंखों और आंखों से कागज़ पेंसिल तक के लंबे सफ़र में बहुत कुछ खो जाता है। यदि भावनाएं अपने को स्वयं अभिव्यक्त कर पाती तो वे अंश जो ना लिखा जा सकता है ना कहा जा सकता है। कई बार आंखों में लगता है कि कुछ है लेकिन ना लिखा जा सकता है ना कहा जा सकता है, अपने आप सहज ही अभिव्यक्त हो जाता। मन का कितना बोझ हल्का हो जाता। कितना अच्छा होता यदि भावनाएं अपने को अभिव्यक्त करने में पूर्णतः समर्थ होती। जी। और ये सुरेंद्र जी सिर्फ बच्चों के लिए नहीं, शायद मेरे को लगता है कि बड़ों के लिए भी है कि कई बार हमारे पास कुछ शब्द ही नहीं होते कि हम दूसरों को वो चीज़ समझा पाए। और कई बार हम कहना कुछ चाहते हैं लेकिन हमारे शब्द या हमारी टोन उस चीज़ को बदल देती है और वो जो हमारी भावना उसके प्रति होती है और वो भावना भी फिर मतलब नहीं समझा पाते हैं, या उन्हें व्यक्त करने की झिझक भी होती है या हम कह ही नहीं पाते दूसरे के सामने। वही है कि भावनाएं बहुत होती हैं, मन में बहुत बातें होती हैं, कितना कुछ होता है कई बार कहने के लिए लेकिन नहीं कह पाते। जी बिल्कुल जी। तो जैसा आपने बताया कि आज के समय में ये सब चीज़ें बहुत महत्वपूर्ण भूमिका जो है अदा करती हैं कविताएं, क्योंकि जो आप बोल नहीं पाते, जो आपको झिझक महसूस होती है अपनी फीलिंग्स को जाहिर करने में, वो उसे कई बार लिखकर या किसी लेखनी को पढ़कर आप जो है वो व्यक्त कर पाते हैं। बहुत खूबसूरत। अब इसी के साथ में अगर हम लोग आगे जोड़कर मैं आपको अगर ये एक चीज़ और पूछना चाहूँगी कि आपकी दृष्टि में कवि या कवित्री की सबसे बड़ी जिम्मेवारी क्या होती है जब वो कविता लिखते हैं? देखिए, सबसे बड़ी जिम्मेदारी तो उनकी समाज के प्रति होती है। कुछ भी ऐसा लिखना जिससे समाज आपस में जुड़े। जी। तोड़ने वाली बातें हमें कभी नहीं लिखनी चाहिए। बिल्कुल ठीक है ना। बहुत सारे, मैं माफ़ी चाहूँगी, बहुत सारे लेखक ऐसा भी लिखते हैं जिससे ऐसा लगता है कि वो किसी एक चीज से जुड़े हुए हैं। हमारा समाज एक चीज से नहीं जुड़ा हुआ, हम सब एक हैं। एक है, हमारी भावनाएं एक है, हमारा दुख एक है। अगर हमें चोट लगती है उंगली में से निकलने वाला खून एक है। जी, है ना। तो मैं सोचती हूँ कि ऐसा ही लिखना चाहिए कि हमारी आपस में सहज भावना सबके साथ बनी रहे। अलग कोई ना लगे, हर कोई अपना भाई बहन लगे, हर कोई अपना बच्चा लगे। जी, ये मेरा मेन ये है। बहुत सुंदर कि वो लेखनी में वो सहजता और बिल्कुल वो होनी चाहिए। हाँ, वो भाव रहना चाहिए जो किसी को जोड़ सके, बहुत सुंदर। और दूसरी बात ये है कि हमारा जो अपना जीवन है और हमारा जो लेखन है वो एक ही होना चाहिए। ये नहीं होना चाहिए कि हम लिखते कुछ और हैं, करते कुछ और हैं, जीते कुछ और हैं।
जी जी, आपने बहुत सही बात बताई। बिल्कुल। जिस तरह का आप लिखती हैं, आपकी जो लेखनी है, क्या इस सफ़र में कोई आपके ऐसे प्रिय कवि या साहित्यकार भी रहे हैं जिनसे आपको प्रेरणा मिली हो? वो तो मैं नहीं कह सकती, क्योंकि हमारे घर में बहुत लोग आते थे। अमृता प्रीतम, शिव कुमार बटालवी, डॉक्टर हरभजन सिंह, बहुत बड़े बड़े राइटर आते थे। बचपन में उनको सुनती थी, तो वो सभी से ही प्रेरणा मिली। एक तरह से माहौल ही ऐसा था, तो किसी एक का मैं नहीं नाम ले सकती। जी जी। यहाँ पे सुनिंदर जी, जैसे महिलाओं का जीवन अगर मैं बात करूँ तो बहुत ही बिजी रहता है ना। और जहाँ आपने बात की रिश्तों की, इतने सारे रिश्तों का शायद मेरे को लगता है कि जिम्मेवारियां भी कई बार महिलाओं को ही दे दी जाती है ना। और आप जॉब भी करते थे, तो इन सब में होने के बाद भी और कैसे समय निकालते थे अपनी कविताओं को लिखने के लिए, और कैसे टाइम दे पाते थे? कविताएं लिखना तो देखो ऐसे, अगर आप कभी मेरी लिखी हुई कविताएं मेरे घर में देखें ना, तो कोई एक कागज़ पे लिखी होगी, कोई हो सकता है कि अखबार का बिल आया उसकी बैग पे भी कोई कविता मिल जाए। क्योंकि मैं कभी भी ऐसे नहीं लिखती सोच के, या अचानक ही मेरे मन में ख्याल आते हैं तो कविता आ जाती है। अच्छा। हाँ, तो वो मैं लिख लेती हूँ, उसके बाद मैं उसको कॉपी कर लेती हूँ। लेकिन कभी भी मैंने सोच के नहीं लिखा कि मैंने इसके ऊपर लिखना है। जी जी जी, बहुत बढ़िया। अचानक ही मेरे मन में ख्याल आते हैं, लेकिन वो ख्याल जो हैं वो रिलेटेड होते हैं। अगर सोच के देखा जाए तो कुछ ना कुछ सामाजिक घटनाओं से ही रिलेटेड होते हैं। जी। तो अगर उसी टाइम पेपर पेन पास में ना हो और वो कविता अगर ना लिख पाए तो फिर क्या रह जाती है वो हाँ, कविता? रह जाती है। जी, मैंने कई बार देखा है कि जैसे रात को दिमाग में एक बहुत अच्छी कविता आ रही है, हाँ। उठ के कौन लिखे सोचा, तो सुबह नहीं वो मिलती। अच्छा। तो इसलिए लेखक के पास तो हमेशा पेन और कॉपी होना ही चाहिए। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। जी जी। तो आपकी जो रचनाएं हैं उसमें बार बार जो है विषय, एक ही विषय हमें सुनने या पढ़ने को मिलता है, या हर समय आपके विषय भी चेंज होते हैं? नहीं, विषय चेंज होते हैं। मेरे पास आपको हर विषय में कविता मिल जाएगी। जी। यहाँ पे सुनिंदर जी, वैसे तो होता है ना कि सारी ही कविता आपको पसंद होगी, लेकिन कोई एक कविता जो चलते चलते हमारे श्रोताओं को आप सुनाना चाहें? एक ये कविता है, मेरे साथ। आजकल मेरे साथ किताबें सोती हैं, आजकल मेरे साथ किताबें सोती हैं, मेरे साथ बतियाती हैं, मुझे सहलाती हैं, हंसाती हैं और रुलाती भी हैं। किताबें जो तुमने लिखी हैं, किताबें जो तुमने लिखी हैं, मेरे साथ बातें करती हैं, जो अनलिखा रह गया वो भी बताती हैं, अनकहा भी जताती हैं। मेरे साथ आजकल बिस्तर पर किताबें सोती हैं। अब मेरे अस्तित्व का आधार यही किताबें हैं, जो मेरे साथ हंसती हैं, बतियाती हैं। रोना, हंसना, हंसाना सब इन्हीं के साथ होता है। हाँ, आजकल मेरे साथ हल पल प्रतिपल ढेरों ढेर किताबें हैं। ये कविता मैं अपने हस्बैंड के जाने के बाद लिखी थी, क्योंकि वो भी राइटर थे। हाँ जी। तो इसलिए किताबों की दुनिया में हम रहते थे, तो ये तब लिखी थी। बहुत खूबसूरत। तो उनकी कमी को महसूस करते हुए मतलब आपने ये कविता लिखी? हाँ, वो कमी तो देखो हर पल महसूस होती है। जी जी जी, बिल्कुल। एक वो झलक रहा है आपकी कविता से। बिल्कुल। एक मेरा आपसे एक और प्रार्थना है कि आप नए रचनाकारों को आप क्या सलाह देना? नए रचनाकारों को भी मैं यही सलाह दूंगी कि एक तो अपनी रचना जो है इस तरह से लिखें कि वो समझ आ जाए। भाषा इतनी जटिल नहीं होनी चाहिए कि किसी को समझ ना आए। जी। और दूसरा ये है कि इस तरह को लिखो कि समाज में सुधार आए, जी, रिश्तों में सुधार आए, सब तरफ से, हमारे समाज में, हमारे रिश्तों में, बच्चों में, खास तौर पे आजकल के जो बच्चे हैं ना, उनको बहुत ज़रूरत है सुधार की। जी। उनको हमें एक राह दिखानी है, जिस राह से वो थोड़ा सा भटक गए हैं। और उसके भटकने में भी मैं किसी को दोष नहीं देती, क्योंकि आजकल की पीढ़ी, माँ बाप बहुत व्यस्त रहते हैं। जी। दादा दादी या नाना नानी कोई साथ नहीं होते। पहले जो संयुक्त परिवार होते थे ना, उसमें जो बच्चे पलते थे और आजकल जो बच्चे पल रहे हैं उनमें बहुत फ़र्क है। जी। उनकी भावनाओं में बहुत फ़र्क है। उनको अपने मामा चाचा के नाम नहीं पता, कुछ नहीं पता। गर्मी की छुट्टियों में बच्चे पहले जाते थे
नाना के यहाँ, मामा के यहाँ, दादा के यहाँ। अब वो समर क्लासेस लग रही हैं, समर कैंप लग रहे हैं, वो सारी चीज़ें कहीं ना कहीं समाज में विघटन का कारण बन रही हैं। जी, बहुत बिल्कुल। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं कुछ चंद शब्दों से आज की ये सभा को यहीं समाप्त करना चाहूँगी। आपने अपनी सुंदर कविताओं, विचारों और जीवन यात्रा के अनुभवों को हमारे साथ साझा किया। इसके लिए हम हृदय से आपका धन्यवाद करते हैं और दुआ करते हैं कि आपकी लेखनी यूं ही भावनाओं को शब्द देती रहे और आप साहित्य जगत की समृद्धि को हमेशा प्राप्त करती रहें। बहुत बहुत धन्यवाद सुनिंदर कौर जी। नहीं, आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आप लोगों ने मुझे एक मौका दिया, और मैं चाहूँगी कि ये मौका मुझे बार बार मिलता रहे। जी जी जी, बिल्कुल। मौका क्या मैम, हम आपसे कहेंगे कि आप हमारे साथ फ़ोन से भी जुड़ सकती हैं, है ना, अपनी कविताएं सुना सकती हैं। हर शुक्रवार को काव्यालय प्रोग्राम आता है 11 बजे, तो हम चाहेंगे कि आप अपने घर से भी हमारे साथ प्रोग्राम में जुड़े और अपनी कविताओं को हमारे श्रोताओं तक पहुंचाएं और गुड़गांव की आवाज़ रेडियो का हिस्सा ऐसे ही बने रहें। और जो आपकी कविताएं हैं, आपकी किताबें हैं, वो अगर आप चाहेंगे तो हम भी उनमें से कुछ कविताएं दोस्तों को प्रोग्राम में सुनाते रहेंगे। जरूर जी, जी। बहुत अच्छा लगा हमें कि आप आए यहाँ पे। बहुत बहुत धन्यवाद जी, गुड़गांव की आवाज़ की पूरी टीम की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद जी। तो दोस्तों, आपको ये प्रोग्राम कैसा लगा, आप ज़रूर फीडबैक दे सकते हैं, और अगर आप भी किसी कवि या लेखक को जानते हैं तो ज़रूर हमें बताइएगा। व्हाट्सएप नंबर पे नंबर होगा 9958941408 यानी 9958941408। तो ममता जी और सुनिंदर कौर जी दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद प्रोग्राम में आने के लिए और इस प्रोग्राम में अपने भाव और अपनी कविताएं साझा करने के लिए। तो फिलहाल के लिए मैं शर्मिला चलती हूँ, लेकिन आप कहीं मचे सुनते रहिए गुड़गांव की आवाज़ सामुदायिक रेडियो 107.8 मेगाहर्ट्ज़। आपकी आवाज़, आपका रेडियो।